फ्रेंड्स, आज मैं जमालपुर वर्कशॉप के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर जमालपुर वर्कशॉप जो कि ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो यह 17 अप्रैल 2022 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो टोटल इस पेपर के अंतर्गत 110 प्रश्न पूछे गए थे। कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 3 घंटे का समय दिया गया था और इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए थे। और बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स ट्रेन, यानी मालगाड़ियों में जो CR होता है कंट्रोल रिजर्वायर, उसका यहाँ पर क्षमता पूछे गए हैं। तो बात करें हम मालगाड़ियों में कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता की तो वह 6 लीटर की इसकी कैपेसिटी होता है। साथ ही साथ यह ब्रेक पाइप के जरिए DB से होते हुए 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से यह चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर की तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कैपेसिटी 6 लीटर का होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक बान और लास्ट व्हीकल्स फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट, यानी कंटिन्यूटी टेस्ट कराने के लिए ब्रेक बान या लास्ट व्हीकल में कितने kg प्रेशर को ड्रॉप किया जाना चाहिए वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब भी कंटिन्यूटी टेस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है तो उस दौरान ब्रेक बान से 1 kg का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप सिस्टम इज, यानी ट्विन पाइप प्रणाली के अंतर्गत जो ब्रेक पाइप प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ उसके कलर कोड यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें दोनों पाइप के लिए तो BP पाइप का जो कलर कोड होता है वह ग्रीन कलर का यूज किया जाता है और इसमें जो प्रेशर होता है वह 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसके अलावा हम बात करें सेकेंड पाइप की तो वह होता है फीड पाइप, जिसे हम FP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और इसके लिए कलर कोड जो है वह वाइट कलर कोड निर्धारित है और इसके अंतर्गत जो प्रेशर होते हैं वह 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। यहाँ पर आपसे प्रश्न में ब्रेक पाइप के लिए कलर कोड पूछे गए हैं तो ग्रीन कलर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप सिस्टम, तो यहाँ पर आप ऑलरेडी वाइट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है DB इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ, यानी DB डायरेक्ट रूप से किससे अटैच होता है तो कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए वह ब्रेक सिलेंडर, कंट्रोल रिजर्वायर और ऑक्सिलरी रिजर्वायर तीनों से कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए DB अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द 3 ब्रांच पाइप अटैच टू कॉमन पाइप ब्रैकेट वेयर द मिडल पाइप लीड टू, यानी यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो DB से कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए जो 3 ब्रांच पाइप कनेक्टेड होते हैं जिसमें मिडल पाइप किससे कनेक्ट होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो मिडल पाइप होता है वो ऑक्सिलरी रिजर्वायर को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं हाउ मेनी कट ऑफ एंगल कॉक्स आर प्रोवाइडेड इन अ व्हीकल्स इन ट्विन पाइप सिस्टम, यानी ट्विन पाइप प्रणाली में टोटल नंबर ऑफ एंगल कॉक्स कितने प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ट्विन पाइप प्रणाली के अंतर्गत बात करें व्हीकल्स के तो इससे गो थ्रू होते हैं वो BP पाइप
और एफपी पाइप होते हैं और दोनों एंड पर एक एक एंगल कॉग लगा होता है दोनों पाइपों के लिए। तो यहाँ पर 2 की संख्या में बीपी पाइप और 2 की संख्या में एफपी पाइप होंगे। टोटल नंबर ऑफ एंगल कॉग जो होंगे वो टोटल 4 की संख्या में प्रत्येक वैगन या कोचेज के लिए प्रयोग किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाइल आइसोलेटिंग डीवी द पोजीशन ऑफ द हैंडल इन रिलेशन टू द रेल लाइंस बी सेल बी। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी डीवी को यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को आइसोलेट किया जाता है तो उस दौरान जो डीवी का हैंडल होगा वह रेल लाइन के सापेक्ष में कौन से पोजीशन में होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब भी अगर बात करें हम डीवी की 2 कंडीशन में होते हैं। जब हमारा डीवी वर्किंग कंडीशन में होगा तो इसका हैंडल हमारा वर्टिकली होगा। जब आइसोलेट कंडीशन को डीवी इंडिकेट करेगा तो उस दौरान उसका पोजीशन हैंडल का हॉरिजेंटल होगा। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन में यहाँ प्रश्न पूछा गया आइसोलेटिंग कंडीशन के रिगार्डिंग, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हॉरिजेंटल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ ब्रेक ब्लॉक इज नॉट रिलीजिंग पिन इज रिमूव्ड टू रिलीज द ब्रेक। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब अगर ब्रेक ब्लॉक रिलीज नहीं हो पा रहा है तो उस दौरान पिन जो रिमूव किया जाता है ब्रेक को रिलीज करने के लिए वो कौन सा पिन होंगे। तो जब भी अगर ब्रेक रिलीज ना हो तो सबसे जो हमारा लास्ट स्टेप्स होता है वह होता है एंड पुल्ड रड का जो पिन होकर उसके अलग अलग होल में हम डालते हैं ताकि हमारा ब्रेक रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुल्ड रड पिन को हम रिमूव करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लोज फ्रॉम, यानी ब्रेक एप्लीकेशन के समय दौरान जो एयर प्रेशर फ्लो करता है वो कौन से डायरेक्शन में करता है। तो यह उस दौरान ऑक्सिलरी रिजर्वायर वायर से ब्रेक सिलेंडर की तरफ एयर का फ्लो होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, फॉर गुड्स ट्रेन मैक्सिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल इज, यानी गुड्स ट्रेन के लिए जो मैक्सिमम अधिकतम बफर हाइट होता है रेल लेवल से वो कितने mm के होते हैं। तो वो होता है 1105 mm के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ सीबीसी यानी सेंटर बफर कपलर के लिए जो गेज अलग अलग गेज का प्रयोग हम करते हैं मेजरमेंट के लिए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीबीसी गेज कितने प्रयोग होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी 8 की संख्या में नंबर ऑफ सीबीसी गेज होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द बिगेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर, यानी सेंटर बफर कपलर के लिए जो सबसे कमजोर कड़ी होता है वो होता है इसके नक्कल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, बीच अमॉन्ग द बफर गियर असेंबली एब्जॉर्बिंग द बफर इम्पैक्ट, यानी जो निम्नलिखित में से जो बफर गियर असेंबली है जो बफर इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करने का काम करता है वो कौन सा होगा। तो वह इसके लगे अंदर लगे जो हमारे बफर के अंतर्गत लगे होते हैं बफर स्प्रिंग, वह हमारे बफर इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द ट्रैक्टिव एफर्ट्स ऑफ लोको टू द इंडिविजुअल वैगन्स इज ट्रांसमिटेड विथ द हेल्प ऑफ, यानी जो लोको का जो ट्रैक्टिव एफर्ट्स होता है प्रत्येक इंडिविजुअल वैगन के लिए वो ट्रांसमिट्स किया जाता है किसके सहायता से। तो वह ड्रॉ गियर के माध्यम से ट्रांसमिट्स किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर पूछे गए हैं, द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, यानी व्हील गेज को मापा जाना चाहिए। तो व्हील गेज का जो मेजर करते हैं हम वो ऑफ लोड कंडीशन में हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लोएस्ट व्हील डाया परमिटेड बाय वर्कशॉप्स
फॉर बॉक्सन वैगन, यानी बॉक्सन वैगन के लिए जो वर्कशॉप के द्वारा सबसे लोएस्ट व्हील डायब परमिट किया जाता है वो कितने mm तक कम से कम किया जाना चाहिए, तो वह होता है 919 mm के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन CTRB द ग्रीस यूज्ड पर एक्सल बॉक्स, यानी पर एक्सल बॉक्स में जो CTRB में जो ग्रीस यूज किया जाता है वो उसका क्वांटिटी कितना होता है, वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो यह प्रश्न ओल्ड ट्रेंड के हिसाब से पूछे गए हैं। उस दौरान जो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो लिया जाता था CTRB के लिए वो 455 ± 30 ग्राम से लिया जाता था। लेकिन करंट में अगर बात करें हम तो CTRB के लिए प्रत्येक एक्सल बॉक्स के लिए हमारा जो क्वांटिटी यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ई टाइप CTRB के लिए हमारा 390 ± 20 ग्राम्स का यूज किया जाता है। वहीं के टाइप CTRB की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत 290 ± 20 ग्राम्स क्वांटिटी के रूप में हमारा ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ओल्ड ट्रेंड के हिसाब से अगर प्रश्न में लेंगे तो आप 1A आंसर ले लें। लेकिन अगर आगे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न तो ई टाइप के लिए अगर पूछा जाता है तो 390 + 20 ग्राम्स में जवाब दे। अगर के टाइप में पूछा जाता है तो आप 290 ± 20 ग्राम्स में क्वांटिटी CTRB के लिए ग्रीस का बताएं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं द व्हील गेज मेजर्स, यानी व्हील गेज मापा जाता है। तो व्हील गेज जो मापा जाता है वो सेम एक्सल पर दो लगे चक्कों के बीच के जो व्हील फ्लैंजेज होते हैं उनके बीच को जो मेजरमेंट होता है उसे हम व्हील गेज के तौर पर जानते हैं और यह होता है 1600 + 2 - 1 के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंजेज ऑफ 2 व्हील्स ऑन सेम एक्सल। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल, यानी एक्सल का इंटीग्रेशन पोर्शन जो होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा जनरल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट ऑफ एक्सल, यानी एक्सल के इंटरनल फॉल्ट्स को कमी को डिटेक्ट करने के लिए किस प्रकार के टेस्ट किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब भी आपकी एक्सल के इंटरनल फॉल्ट्स को अगर डिटेक्ट करने का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो UST की मदद से किया जाता है जिसे अल्ट्रासोनिक टेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा UST टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच गैस इज यूज्ड इन MIG वेल्डिंग, यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में किस प्रकार की गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश हार्डनेस इंक्रीज्ड ड्यूरिंग केस हार्डनिंग, यानी केस हार्डनिंग के दौरान जो इंक्रीज होता है हार्डनेस वो इंटरनल या एक्सटर्नल होता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब भी केस हार्डनिंग किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उस दौरान उसके जो सरफेस यानी एक्सटर्नल जो हार्डनेस होता है वो उसका इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है EOT क्रेन हैज डैश मोशन, यानी EOT क्रेन के पास कितने तरह के मोशंस होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो EOT का यहाँ पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन होता है जिसका प्रयोग ROH, IOH या प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप के दौरान आप देखने को मिलते होंगे इसका मूवमेंट। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस से दूसरे प्लेस या वन लाइन से अदर लाइन्स में मूवमेंट कराने के लिए EOT क्रेन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके मेनली अगर बात करें तो 3 मोशंस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें हम अगर बात करें तो जब भी इसमें जो होस्टिंग मोटर लगे होते हैं क्रेन्स के अंतर्गत वो एक ऑब्जेक्ट को अप या डाउन करने के लिए मोटर का जो मूवमेंट होता है उसे हम होस्टिंग ट्रैवल मोमेंट्स बोलते हैं।
सेकेंड मूवमेंट की अगर बात करें तो क्रॉस ट्रैवल होता है जब भी हमारा एक लाइन से दूसरे लाइन प्लेस तक हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कराना होगा तो उसको लिफ्ट करके वन लाइन से दूसरे लाइन पर ले जाते हैं। इसको हम क्रॉस ट्रैवल के तौर पर जानते हैं। अगर सेम लाइन में ही अगर हमारा लंबी दूरी का अगर मूवमेंट कराना हो तो उससे हम लॉन्ग ट्रैवल मूवमेंट बोलते हैं। और टोटली आपका 3 टाइप्स के मूवमेंट ईओटी क्रेन्स के अंतर्गत होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच इज टेस्टेड बाय जाइग्लो टेस्ट, यानी जाइग्लो टेस्ट के द्वारा किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है। तो जाइग्लो टेस्ट के द्वारा क्रैक को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सारे एनडीटी यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमारा यूएसटी, जाइग्लो टेस्ट, ये सारे जो आते हैं हमारे वो एनडीटी टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, जो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगी व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज्ड, यानी कैसना बोगी के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए जो इंस्ट्रक्शंस आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स का प्रयोग किया जाता है वो कौन से होंगे। तो कैसना बोगी के लिए जो आरडीएसओ पैम्पलेट्स यूज किया जाता है वो किया जाता है G95 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें अगर अदर आरडीएसओ पैम्पलेट्स की तो G86 के अंतर्गत हमारा BTPGL यानी जो गैस टैंक वैगन होते हैं हमारा, उसके मेंटेनेंस के रिलेटेड आरडीएसओ 86 पैम्पलेट्स में बताए गए हैं। इसके अलावा हम बात करें G90 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत BTPN टैंक के रिगार्डिंग मेंटेनेंस मैनुअल बताए गए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो G97 के अंतर्गत तो यह ईयर ब्रेक फ्रेट स्टॉक से रिलेटेड है, यानी जो भी फ्रेट स्टॉक की टेस्टिंग की समस्या होती है वो इसका डील्स हमारा G97 के अंतर्गत किया जाता है। इसी के माध्यम से जो हमारा लीकेज रेट होता है 0.25 पर केजी पर मिनट के, वो इसी के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ईयर ब्रेक। ईयर ब्रेक के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए वो G97 है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की अगर बात करें तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट्स विल इंडिकेट्स, यानी नए वैगन नंबरिंग स्कीम के द्वारा पहले 2 अंक क्या निर्धारित करेंगे। तो जो नए वैगन नंबरिंग स्कीम है वो टोटल 11 डिजिट्स के होते हैं। इसमें पहले और दूसरे अंक जो है वो टाइप ऑफ वैगन को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो थर्ड और फोर्थ पैलेस के जो डिजिट्स होते हैं वो ऑनिंग रेलवे को इंडिकेट करते हैं, यानी वैगन एनसीआर का है या डब्ल्यूआर का है उसको यह आइडेंटिफाई करता है। वहीं 5वें और 6ठे डिजिट्स की अगर बात करें तो यह वैगन के मैन्युफैक्चर्स ईयर्स को, यानी जैसे कोई अगर मैन्युफैक्चर्स 2020 के अंतर्गत हुआ होगा तो इसके लिए कोड लास्ट 2 अंक लिया जाता है, यानी 20 कोड हमारा 5वें और 6ठे अंक के लिए हो जाएगा। वहीं 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अंक के लिए जो हमारा इसका सीरियल नंबर निर्धारित होते हैं, और 11वें जो लास्ट डिजिट्स होते हैं वह इसके चेक डिजिट्स को इंडिकेट करता है, जिसके माध्यम से हम 11 अंकों के वैगन नंबर को करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रैक्स, यानी सीसी रैक से आप क्या समझते हैं। तो सीसी रैक का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किटेड, और यह फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत एक एग्जामिनेशंस का टाइप्स है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत बीपीसी में ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर 100% ब्रेक पावर दिया जाता है और इन रूट में मिनिमम 90% ब्रेक पावर होना चाहिए। इसके अलावा इसका जो बीपीसी इशू किया जाता है वो येलो कलर पेज पर इशू किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसके एग्जामिनेशन के लिए जो मैन पावर रिक्वायरमेंट होता है वह 100 मैन
आवर पर रैक का रिक्वायरमेंट इसके एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसके जो बीपीसी की वैलिडिटी होता है वो किसी किसी रैक के लिए 30 + 5 डेज और किसी किसी रैक के लिए 35 + 5 डेज होता है। मेनली यह 35 + 5 डेज बॉक्स एंड एचएल के लिए चलाए जाते हैं। तो यह अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स के लिए वेरी करता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ एच स्टॉक अंडर लोडेड कंडीशन। लोडेड कंडीशन में यहाँ पर मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट पूछा गया है रेल लाइन से, तो वो होता है 1030 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, द पोजीशन ऑफ हैंडल टू क्लोज एंगल कॉक इज, यानी बंद एंगल कॉक के पोजीशन कौन सा होंगे। और नेक्स्ट प्रश्न में ओपन एंगल कॉक के लिए पोजीशन पूछा गया है। तो जो हमारा बात करें तो ये हमारा एंगल कॉक का हैंडल होता है। अगर वह वर्किंग कंडीशन में होगा तो वह हॉरिजॉन्टल कंडीशन को इंडिकेट करेगा। वहीं अगर ये हमारा पाइप है और एंगल कॉक का जो हैंडल अगर वर्टिकली हो जाता है तो वह हमारा क्लोज कंडीशन को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर पहले प्रश्न में यहाँ पर 31 में पूछे गए हैं, क्लोज एंगल कॉक को जो इंडिकेट करेगा वह परपेंडिकुलर टू पाइपलाइन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न में जो ओपन एंगल कॉक है वो पैरेलल टू पाइप होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द लेवरेज रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाई, यानी जो लेवरेज रेशियो ऑब्टेन्ड किया जाता है वह किसके माध्यम से किया जाता है। तो वह एम्प्टी लोडेड जो डिवाइस लगे होते हैं उसके माध्यम से यह ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर, बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन, यानी ब्रेक पाइप प्रेशर जो वर्किंग ट्रेन के अंतर्गत होता है वो होता है 5 kg/cm² का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं, व्हाट टाइप ऑफ कट एंगल कॉक फिटेड इन गुड्स स्टॉक। इससे पहले एक प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, ड्यूरिंग ब्रेक सिस्टम एयर फ्लो ब्रेक सिलेंडर गोज टू, यानी जब भी ब्रेक रिलीज किया जाता है तो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ कटअप एंगल कॉक्स फिटेड इन गुड्स स्टॉक, यानी गुड्स यानी मालगाड़ियों के अंतर्गत जो कटअप एंगल कॉक लगे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो वह बॉल टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बॉल टाइप। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो IRSM 44 इज नॉट यूज्ड इन, यानी IRSM 44 का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए BRN इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, IRSM 44 प्लेट्स शुड बी कट बाई, यानी IRSM 44 प्लेट्स को कट किया जाना चाहिए किसके माध्यम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा कटिंग के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो ए मॉइस्चर अफेक्टेड इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस, यानी जो एक मॉइस्चर से अफेक्टेड जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो वह जो प्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं वेल्ड क्रैकिंग या पोरोसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर पोरस वेल्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ प्लेट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ BLC वैगन, यानी BLC वैगन को निर्माण में किस प्रकार के प्लेट्स का यूज किया जाता है वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो BLC वैगन की अगर बात करें तो इसके मैन्युफैक्चरर्स के लिए IRSM 44 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है BMBS इज नॉट यूज्ड इन, यानी BMBS जो बोगी मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम होते हैं वह निम्नलिखित में से किस में यूज नहीं किया जाता है। तो बॉक्स एंड HL में हमारा BMBS यूज किया जाता है, BRN 22.9 M1 में हमारा यूज किया जाता है, लेकिन BBCM में हमारा यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है BMBS इज यूज्ड इन, यानी BMBS का प्रयोग किया जाता है, BRN 22.9 M1 में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप जो पिछले वाले प्रश्न अटेम्प्ट किए थे उसमें आप ध्यान से पढ़े, नॉट यूज्ड का प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं विच कुड बी डायरेक्टली कनेक्ट टू अ लोकोमोटिव्स, यानी जो निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा डायरेक्टली रूप से लोकोमोटिव से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें हमारा BLC एक कार होता है, यानी हमारा अगर बात करें हम तो BLC का एक यूनिट में हमारा 5 कार्स होते हैं, जिसमें हमारा अगर बात करें 5 यूनिट्स एक 5 कार की, तो दोनों एंड में हमारा एक कार लगे होते हैं और बीच में हमारा B का 3 कार लगे होते हैं, जिसमें हमारा एक कार CBC के साथ अटैच होता है, वहीं B कार हमारा SLD यानी स्लैक लेस ड्रॉ बार के साथ अटैच्ड होते हैं। जो कि अगर बात करें हम तो जो ए कार होते हैं वह CBC के साथ जो अटैच होते हैं वो डायरेक्ट रूप से लोकोमोटिव से कनेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर A BLC ए कार इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं विच सिलेंडर हैज लेफ्ट हैंड थ्रेड, यानी किस प्रकार के सिलेंडर के पास लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो वैसे गैस में हमारा वैसे सिलेंडर वाले गैस के लिए हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है जो कि फ्लेमेबल होता है, यानी ज्वलनशील वाले जितने भी हमारे गैसेज होते हैं उसके सिलेंडर में हमारा लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो आर्गन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों हमारे नॉन फ्लेमेबल गैसेज होते हैं, जिसमें हमारा राइट हैंड थ्रेड्स होते हैं। लेकिन जो हमारा DA गैस है यानी डिजॉल्व्ड एसिटिलीन गैस जो होते हैं हमारा वो हमारा फ्लेमेबल होते हैं और इसमें हमारा लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लाइनर्स यूज्ड इन कैसनर बोगी इज, यानी कैसनर बोगी में जो लाइनर्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है सिल्को मैग्नीज स्टील का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं द एक्सल लोड फॉर BLC वैगन व्हील सेट आर, यानी जो BLC वैगन में व्हील सेट का प्रयोग किया जाता है उसका एक्सल लोड कितने होते हैं, वो होते हैं 20.32 टन होता है, जो कि ए कार और B कार दोनों के लिए होता है। यहाँ पर प्रश्न में ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर D नन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है शार्प फ्लेंज इज अ प्रॉब्लम फाउंड इन, यानी शार्प फ्लेंज जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो कहाँ पर क्रिएट होता है। तो यह मेनली हमारे शार्प फ्लेंज, डीप फ्लेंज, थिन फ्लेंज या हमारा फ्लैट टायर वगैरह जितने भी तरह के डिफेक्ट्स होते हैं ये सारे वो सारे हमारे व्हील थ्रेड या व्हील फ्लेंज पर क्रिएट होने वाले डिफेक्ट्स है, जिसको हम टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से हम मेजर करते हैं और उसको परमिट में है या नहीं है उसका डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो व्हील इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्लस्टर ऑफ BBCM वैगन इज मेड ऑफ, यानी BBCM जो वैगन होता है उसमें ब्लस्टर जो यूज किया जाता है किस मटेरियल का बना होता है। तो BBCM में मेनली हमारा कैसनव 22HS बोगी का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा कास्ट स्टील का बना होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पर कोई भी ऐसा कास्ट स्टील मेंशन नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, नन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम
तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, क्वाइल डाया ऑफ आउटर स्प्रिंग ऑफ कैसनब 22HS डैश देन क्वाइल डाया ऑफ आउटर स्प्रिंग ऑफ अदर कैसनब बोगी। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो कैसनब 22HS के आउटर स्प्रिंग का जो क्वाइल डाया होगा और अदर कैसनब बोगी के आउटर स्प्रिंग का क्वाइल डाया होगा उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, कम है या बराबर है, वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो हम बात करें अगर कैसनब 22HS के आउटर स्प्रिंग का क्वाइल डाया के लिए, तो यह इसका क्वाइल डाया जो होता है वो क्वाइल डाया हमारा 22 mm होता है। वहीं अदर के लिए अगर बात करें आउटर स्प्रिंग के लिए, तो इनके लिए जो क्वाइल डाया होता है वो 25 mm होता है। यानी अदर के मुकाबले यह लेस है, कम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेस। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की बात करें हम, तो इन कैसनब 22HS बोगी हाइट ऑफ इनर स्प्रिंग इज डैश देन आउटर स्प्रिंग। यहाँ पर कैसनब 22HS बोगी में पूछा गया है इनर स्प्रिंग के लिए हाइट आउटर स्प्रिंग के मुकाबले ज़्यादा है या कम है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इनर स्प्रिंग की अगर हाइट की अगर बात करें कैसनब 22HS बोगी के लिए, तो इसका जो हाइट होता है वह इनर स्प्रिंग का वो 243 mm होता है, जबकि आउटर स्प्रिंग का जो हाइट होता है वो 260 mm का होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो इनर स्प्रिंग का हाइट है वो आउटर स्प्रिंग के मुकाबले कम है, यानी लेस है। तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेस। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की अगर बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछे गए इन कैसनब 22 NLB, यानी यहाँ पर NLB बोगी के लिए पूछा गया है हाइट ऑफ इनर स्प्रिंग देन आउटर स्प्रिंग के मुकाबले। कैसनब 22 NLB की अगर बात करें इनर स्प्रिंग की हाइट्स की, तो इसका हाइट्स होता है 262 mm, और वहीं आउटर स्प्रिंग की अगर बात करें तो यह 260 mm का होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनर स्प्रिंग का हाइट्स ग्रेटर है आउटर स्प्रिंग के मुकाबले में। तो यहाँ पर मोड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं नंबर ऑफ साइड फ्रेम इन वन कैसनब बोगी इज। यानी कैसनब बोगी, वन कैसनब बोगी में जो नंबर ऑफ साइड फ्रेम्स होते हैं उसका संख्या कितना होता है। तो एक कैसनब बोगी में हमारा दोनों एंड पर हमारा एक एक साइड फ्रेम लगे होते हैं, नीचे हमारा माइल्ड स्टील का बना हुआ लोअर प्लैंक के जरिए दोनों साइड फ्रेम की स्क्वायरनेस को दिया जाता है, और इसी के बीच हमारा एक बुलस्टर रखा हुआ होता है स्प्रिंग के जरिए। तो यहाँ पर हमारा अगर बात करें तो नंबर ऑफ साइड फ्रेम्स की तो 2 की संख्या में प्रयोग किए जाते हैं, और यह बना होता है हमारा कास्ट स्टील का बना होता है यह साइड फ्रेम। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2 की संख्या में साइड फ्रेम्स पर कैसनब बोगी प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फाइनल फिट ऑफ वैगन इज गिवन बाय। यानी वैगन का फाइनल फिट्स किसके द्वारा दिया जाता है, तो वह NT-XR के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नेम द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड इन BLC वैगन। यानी BLC वैगन में प्रयोग होने वाले कपलर का टाइप्स कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो 5 कार का हमारा एक यूनिट होता है, दोनों इन पर हमारा A कार लगे होते हैं, बीच में हमारा B कार लगे होते हैं। B कार हमारा SLD यानी स्लैकलेस ड्रॉ बार के जरिए अटैच होता है, और A कार हमारा CBC इंड पर लगा होता है, 1 इंड पर। तो यहाँ पर दोनों कपलर्स का प्रयोग हमारा BLC वैगन के अंतर्गत किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, CBC एंड SLD यानी स्लैकलेस ड्रॉ बार। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो पूछे गए हैं व्हाट इज द नॉमिनल थिकनेस ऑफ इलास्टोमेरिक पैड ऑफ कैसनब बोगी। यानी कैसनब बोगी के इलास्टोमेरिक पैड का नॉमिनल थिकनेस यहाँ पर पूछा गया है,
और नेक्स्ट प्रश्न में कंडमिंग साइज पूछ लिया गया है EM पैड का, यानी इलास्टोमेरिक पैड का। तो न्यू के लिए अगर बात करें हम, तो न्यू जो थिकनेस होता है वो 46 mm, कंडम जो होता है वो होता है 42 mm पर। तो पहले प्रश्न में नॉमिनल पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी 46 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं सेकेंड प्रश्न यहाँ पर है, जो कंडमिंग साइज पूछा गया है वो 42 mm है, तो वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील थ्रेड डायमीटर ऑन द सेम एक्सल ऑन ब्रॉड गेज बोगी वैगन, यानी जो ब्रॉड गेज वैगन होते हैं उनके सेम एक्सल पर व्हील डाया में कितना परमिसिबल होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें हम, तो सेम एक्सल पे, और नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर सेम ट्रॉली के लिए पूछा गया है। तो वैगन के मामले में अगर बात करें व्हील डाया डिफरेंसेस की, तो सेम एक्सल पर 0.5 mm का अलाउ होता है। सेम बोगी में अगर बात करें हम 13 mm की, और सेम वैगन के अंतर्गत अगर बात करें तो 25 mm तक अलाउ करते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न में सेम एक्सल पर पूछे गए थे, तो 0.5 mm ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, जहाँ पर सेम ट्रॉली में पूछा गया है, तो 13 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा सेम ट्रॉली के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट्स विल इंडिकेट, तो यह पहले 2 अंक जो इंडिकेट करेगा और टाइप ऑफ वैगन को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कंट्रोल रॉड ऑफ स्लैकलेस बैरल व्हेन रोटेटेड फॉर 1 राउंड कंट्रोल रॉड हेड मूव्स बाय अ डिस्टेंस ऑफ, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंट्रोल रॉड जो SAB का है उसे जब एक राउंड मूवमेंट किया, राउंड घुमाया जाता है, तो कंट्रोल रॉड हेड का जो डिस्टेंस कवर करता है मूवमेंट के दौरान वो कितने mm का करेगा 1 राउंड मूवमेंट के बाद, तो वह 2 mm के डिस्टेंस को राउंड मूव करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन वैगन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन, यानी वैगन में हैंड ब्रेक का प्रयोग कब किया जाता है, तो जब वह स्टैंडिंग इन यार्ड में हो, यानी यार्ड में खड़े हो तो हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, SAB एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, यानी SAB जो होता है वो किसके बीच के क्लियरेंस को मेंटेन करने का काम करता है, तो यह जो व्हील थ्रेड है और ब्रेक ब्लॉक के बीच के जो क्लियरेंस होता है उसको ऑटोमेटिक रूप से मेंटेन करने का काम स्लैकलेस बैरल यानी SAB करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। SAB में हमारा ए डायमेंशन और ई डायमेंशन होते हैं, जिसके मेजरमेंट के आधार पर हमारा यह इसके क्लियरेंस को ऑटोमेटिक एडजस्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ C3W टाइप DB इज मैनुअली रिलीज्ड प्रेशर इज रिलीज्ड फ्रॉम, यानी जब भी C3W टाइप DB में मैनुअल रिलीज किया जाता है तो प्रेशर जो रिलीज होता है वह कंट्रोल रिजर्वायर ब्रेक सिलेंडर, तो यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, टू अनकपल BP और FP एयर हॉज इट इज इसेंशियल टू, यानी BP और FP पाइप को अनकपल करने से पहले क्या जरूर आवश्यक होता है, तो आवश्यक यह होता है कि जो दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल को होते हैं उसको क्लोज करना होता है, उसके बाद ही आप अनकपल करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन BLC वैगन, यानी एम्प्टी लोड बॉक्स के स्थान पर BLC वैगन में किस प्रकार के डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो वह होता है LSD यानी लोड सेंसिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑटोमेटिक रूप से लोडेड और एम्प्टी को सेंस करता है और उसी के अनुसार ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजने का काम करता है। यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ LSD की, तो पर बोगी हमारा एक की संख्या में हमारा LSD लगा होता है BLC वैगन में। अगर टोटल अगर बात करें तो पर कार की, तो टोटल हमारा BLC जो कार होते हैं उनमें 2 की संख्या में हमारा LSD लगा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर,
तो व्हाट इज द मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑफ BLC वैगन ट्रॉली, यानी BLC वैगन ट्रॉली के लिए जो मटेरियल निर्धारित है, स्पेसिफिकेशन है, वो कौन सा है? तो वो है कास्ट स्टील। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज्ड इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में कितने संख्या में ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक लगे होते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक की अगर बात करें हम, तो इसका नंबर्स की, तो प्रत्येक कार में, यहाँ पर ध्यान रहे कि जो हमारा एक यूनिट में जो 5 कार होते हैं, तो प्रत्येक कार के ऊपर हमारा 8 की संख्या में ATL लगे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसको लॉक करने के लिए अगर बात करें हम, 600 kg के फोर्सेस का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि अनलॉक करने के लिए 1000 kg के वेट फोर्सेस का रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो ATL होता है, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, इसके मेंटेनेंस जो होता है वो G100 के अंतर्गत इसका मेंटेनेंस किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, रेक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द BLC वैगन इज, यानी BLC वैगन का जो रेक कैरिंग कैपेसिटी होता है वो 45 वैगन्स का होता है, यानी 9 यूनिट्स एक साथ कैरी कर सकता है BLC वैगन का रेक्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, विच टाइप ऑफ साइड बियर अरेंजमेंट यूज्ड इन BLC ट्रॉली, यानी BLC ट्रॉली में किस प्रकार के साइड बियर अरेंजमेंट होते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर बात करें हम, तो स्प्रिंग लोडेड साइड बियर और प्यू पैड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न की अगर बात करें हम, तो विच टाइप ऑफ ट्रॉली यूज्ड इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में किस प्रकार के ट्रॉली प्रयोग किया जाता है। तो वो यूज किया जाता है कास्ट स्टील बोगी टाइप LCCF20C का प्रयोग BLC वैगन में ट्रॉली के तौर पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो IS स्पेसिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स यूज्ड टू लुब्रिकेट सेंटर पिवेट ऑफ कैसना बोगी, यानी कैसना बोगी में जो सेंटर पिवेट को लुब्रिकेट करने के लिए जो लुब्रिकेंट प्रयोग किया जाता है वो IS कौन से स्पेसिफिकेशन का होता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब भी हमें कैसना बोगी के सेंटर पिवेट को लुब्रिकेट करने के रिक्वायरमेंट होता है, तो इसमें हमें ग्रेफाइट फ्लेक का प्रयोग हम इसको लुब्रिकेट करने के लिए करते हैं। ध्यान रहे कि इसका लुब्रिकेट हम ड्राई कंडीशन में करेंगे, और इसका जो IS स्टैंडर्ड होता है वो IS 495 का हम प्रयोग इस ग्रेफाइट फ्लेक के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसना बोगी, कैसना बोगी के मेंटेनेंस के लिए जो RDSO पैम्पलेट्स है और G95 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज्ड इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में किस प्रकार के रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें टेपर 2 रो कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग BLC वैगन में CTRV के तौर पर किया जाता है, बियरिंग के तौर पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नेम द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड इन BLC वैगन, BLC वैगन में किस प्रकार के कपलर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें हमारा CVC और LHD इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो GK यानी जनरल नॉलेज से पूछे गए हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न जो पूछे गए हैं, बैटल ऑफ बक्सर इज फाउट इन, यानी जो बक्सर की लड़ाई हुआ था वो कब लड़ा गया था, वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो बक्सर का जो लड़ाई हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 के अंतर्गत कंडक्ट करवाया गया था, और यह जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था हेक्टर मुनरो और जो
मीर कासिम के जो कंबाइंड फोर्सेस थे उनके बीच यह लड़ाई लड़े गए थे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो पूछे गए हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ट इन, यानी पानीपत की पहली लड़ाई यहाँ पर पूछे गए हैं। सेकेंड प्रश्न में सेकेंड बैटल और अगले प्रश्न में थर्ड बैटल पूछे गए हैं। तो पहले बैटल की अगर बात करें पानीपत की तो यह लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और यह लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो बाबर है वह इसमें विजय रहे थे यानी विनर रहा था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा फर्स्ट बैटल के लिए वो ऑप्शन नंबर सी 1526 का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं यहाँ पर बात करें सेकेंड बैटल की पानीपत का तो यह लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसमें अकबर विजय रहा था। इस प्रश्न यहाँ पर बात करें तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूछा जा रहा है। तो तृतीय पानीपत का जो लड़ाई लड़ा गया था वह लड़े गए थे 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था और यह लड़ा गया था अब्दाली और मराठाज के बीच लड़ा गया था, जिसमें अब्दाली इसमें विजय रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1761। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो हु फाउंडेड आर्य समाज, यानी आर्य समाज के जो संस्थापक थे फाउंडर थे वो कौन थे। तो आर्य समाज के जो फाउंडर थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे और इन्होंने 10 अप्रैल 1875 में इनको फाउंडेड किया था आर्य समाज को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है दीन ई इलाही रिलीजन फाउंडेड बाय, यानी जो दीन ई इलाही जो रिलीजन था वो किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था। तो यह फाउंडेड किया गया था अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में फाउंडेड किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, यानी जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसका शुरुआत कब किया गया था। तो इसका शुरुआत किया गया था 8 अगस्त 1942 में इसका शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका शुरुआत जो करवाया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और इसको जो हम जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को इंडिया अगस्त मूवमेंट के तौर पर भी जानते हैं और हिंदी में अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के तौर पर हम इस मूवमेंट को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, नन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कब स्टार्ट किया गया था, यानी असहयोग आंदोलन। तो यह असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था 1920 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मुंगेर वाज द कैपिटल ड्यूरिंग, यानी मुंगेर जो कैपिटल था कौन से शासक के दौरान था। तो यह मीर कासिम जो शासक थे उसके दौरान मुंगेर को कैपिटल बनाया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, यानी इंडिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इंडिया का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड उड़ीसा के अंतर्गत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अगर बात करें लंबाई की तो यह 25.8 किलोमीटर लंबा है और भारत की सबसे लॉन्गेस्ट डैम में यह अपना रिकॉर्ड बनाते हैं। साथ ही साथ इसकी अगर बात करें तो हीराकुंड डैम जो है वह महानदी रिवर पर नदी पर यह बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न अगर बात करें यहाँ पर तो लॉन्गेस्ट रेल टनल इन इंडिया, यानी इंडिया का सबसे लंबा रेल टनल कौन सा है। तो रेल टनल की अगर बात करें सबसे लंबा भारत की तो यह पीर पंजाल जो टनल है
जम्मू कश्मीर में बनिहाल और काजिंग रेलवे लाइन पर वह सबसे लंबा रेल टनल इंडिया का है, जो कि 11 किलोमीटर सबसे लंबा है, इसका लॉन्गेस्ट रूट्स है। और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फर्स्ट वोमेन एवरेस्ट क्लाइंबर इन इंडिया। इन इंडिया में सबसे पहले जो महिला एवरेस्ट पर क्लाइंब चढ़ी थी वो कौन से थे? तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें बछेंद्री पाल जो थे, जिन्होंने 1984 के अंतर्गत पहली महिला बनी थी जिन्होंने एवरेस्ट पर क्लाइंब करने का रिकॉर्ड बनाया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट वोमेन आईपीएस इन इंडिया, यानी पहली महिला आईपीएस भारत की कौन थी जिन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर जो थी वह थी किरण बेदी, जो कि ज्वाइन किए थी एज अ आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस के तौर पर 1972 के अंतर्गत वह इंडियन पुलिस को ज्वाइन की थी, जो कि पहली महिला थी इंडिया के अंतर्गत आईपीएस ज्वाइन करने वाली। उसके बाद उनका जो 24वें लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर पुदुचेरी में उनका कार्यकाल रहा था। 28 मई 2016 से लेकर 16 फरवरी 2021 तक वह लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर पुदुचेरी में भी कार्यरत रही थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग का पूछे गए हैं, जिसमें 1, 5, 11, 19, 29 और 41 दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखने को मिलता होगा कि यहाँ पर नेक्स्ट नंबर यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि नेक्स्ट सीक्वेंस में कौन सा आएगा। तो यहाँ पर आप जब ऐड करेंगे 1 में +4 तो 5 आ जाएंगे, फिर 5 में आप +4 ऐड करेंगे तो +6 ऐड करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। फिर 11 में जैसे ही आप +8 ऐड करेंगे तो आपका 19 आ जाएगा। इस प्रकार आप देखने को मिल रहा है आपको कि +2 में आपका इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखने हो 29 में जब आप +20 ऐड करेंगे तो 41 आता है। तो इसी प्रकार आप 41 में आप 14 ऐड कर दे तो आपका उत्तर आ जाएगा 55, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 55। नेक्स्ट प्रश्न भी सीक्वेंस पर रिलेटेड है और इसमें जो लास्ट सीक्वेंस होगा वो कौन सा होगा वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर 2, 7, 14, 23 और 34 दिया गया है। तो इसमें आप देखने को मिलता होगा कि यहाँ पर +5 ऐड करें, फिर यहाँ पर बात करें हम तो +7 ऐड करें, फिर यहाँ पर +9 +11। तो यहाँ पर देखें 2 का यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार 11 में जब आप 2 इंक्रीमेंट करेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 में आप जब 34 को ऐड करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वो 47 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 7, 19, 55 और 163। तो नेक्स्ट सीक्वेंस कौन सा होगा वह इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए अगर बात करें हम तो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है कि 7 × 3 - 2 यहाँ पर आपका 19 आ रहा है। फिर सेकेंड सीक्वेंस 19 × 3 - 2 करने पर आपका 55 आएगा। इसी प्रकार बात करें हम तो 163 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 करेंगे तो आपका 487 निकल कर आएगा, जो कि इसका लास्ट सीक्वेंस होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 487। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13। तो यहाँ पर आप सीक्वेंस में देखते होंगे कि खुद के नंबर में जब आप 0 से लेकर बढ़ते क्रम में जब ऐड करेंगे तो आपका नेक्स्ट सीक्वेंस इस प्रश्न के अंतर्गत मिल जाएगा। जैसे अगर बात करें हम पहले सीक्वेंस में हमारा 1 दिया गया है प्लस इसमें आप 0 ऐड करेंगे तो आपका 1 मिलेगा। फिर सेकेंड सीक्वेंस में आपका 1 दिया गया है, फिर इसमें 1 बढ़ाकर आप ऐड करें तो आपका 2 मिलेगा। फिर इसी प्रकार अगर बात करें हम तो 2 में जब आप 1 बढ़ाकर आप ऐड करेंगे
तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो आपका 3 आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 1 बढ़ाकर रखें तो यहाँ पर आपका 5 आ जा रहा है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए क्रम में अगर बात करें हम तो 8 तक यहाँ पर जाएगा। और जब आप 13 + 8 को आप ऐड करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वह 21 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो 2, 6, 18, 54, 162 दिया गया है। यहाँ पर आप साफ साफ दिख रहा है कि सारे सीक्वेंस को 3 से मल्टीप्लाई साफ साफ कर दिया गया है। तो यहाँ पर लास्ट स्टेप को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वह 486 निकल कर आएगा, जो कि इसका लास्ट सीक्वेंस होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, वेट ऑफ मैन ऑन द अर्थ विल बी डैश देन डेट ऑफ ऑन द मून। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी आदमी का भार अर्थ के मुकाबले कितना गुना होगा मून के, चंद्रमा के अलावा के सापेक्ष में। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर बात करें अर्थ पर तो वह 6 गुना होता है, यानी 6 टाइम्स होता है मून के मुकाबले में। यानी अगर बात करें किसी मैन का वेट 600 न्यूटन होगा अर्थ पर, तो उसका मून पर वेट जो होगा वह 1/6 × 600 अगर करेंगे तो आपका 100 न्यूटन मून पर होगा इसका वेट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि वह 6 टाइम से ज़्यादा है चंद्रमा के मुकाबले में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाइड्रोलिक जैक वर्क्स ऑन, यानी हाइड्रोलिक जैक्स जो होते हैं वह पास्कल लॉ के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो हाइड्रोलिक जैक्स होते हैं हमारा, उसमें एक बेस बना होता है हमारा और एक यहाँ पर यह हमारा इनपुट लगे होते हैं, जिसमें जब आप हैंडल लगाकर मूवमेंट करेंगे इस दौरान तो यहाँ से यह प्रेशर बिल्डअप करता है, वहीं यहाँ से प्रेशर होते हुए पिस्टन यहाँ से निकलता है, जिसका प्रयोग हम जो हाइड्रोलिक जैक्स वगैरह होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए हम करते हैं। जैसे कि आप बात करें रेलवे में तो जो EM पैड वगैरह चेंज किया जाता है वो जैक्स के माध्यम से ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नेचर सफारी इज रिसेंटली स्टार्टेड एट, यानी नेचर जो सफारी जो स्टार्ट किया गया है वह 2022 के अंतर्गत यह जो पेपर कंडक्ट करवाए गए थे, तो उसी दौरान यह करंट अफेयर्स के तौर पर यह पेपर के में इंक्लूड किए गए थे। तो यह 2022 में जो नेचर सफारी लाया गया था वह हमारे बिहार जो राजगीर है वहाँ पर यह चालू किया गया था। उस समय के जो हमारे CM थे श्री नीतीश कुमार, उनके द्वारा यह इसको चालू किया गया था। और इसमें अगर बात करें मेनली फीचर्स की तो इसमें हमारा सस्पेंशन ब्रिज, जीप लाइन, साइकिल एडवेंचर पार्क्स, बफेट फ्लाई जोन, नेचर कैंप एरिया और इसके जो खासियत है ग्लास स्काई जोन्स, यह काफ़ी फेमस रहा था नेचर सफारी के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राजगीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, सोन बंदर केव्स आर सिचुएटेड इन, यानी सन बंदर जो गुफा है वो कहाँ पर सिचुएटेड है यानी अवस्थित है। तो सन बंदर गुफा की अगर बात करें तो यह राजगीर के अंतर्गत ही यह सिचुएटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज बोर्न इन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, वो यहाँ पर प्रश्न में पूछे गए हैं। तो यह जीरादोई जो जगह है सिवान डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सिवान डिस्ट्रिक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है द लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन इंडिया, यानी इंडिया का सबसे तटीय लेगून जो झील है वह सबसे बड़ा कहाँ पर स्थित है। तो यह चिल्का जो झील है हमारा भारत की, वह सबसे कोस्टल एरिया का सबसे लार्जेस्ट लेगून है इंडिया के अंतर्गत, जो कि उड़ीसा स्टेट्स के अंतर्गत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इंडिया के सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। तो यह K2 चोटी जो है हमारा पिक्स, वो हम जिसे हम कंचनजंगा के नाम से जानते हैं, यह हमारा सिक्किम और नेपाल बॉर्डर जहाँ पर है हमारा, वहाँ पर इसकी हाइट 8611 मीटर के अप्रॉक्स इसकी हाइट है, जो कि इंडिया के लिए सबसे हाईएस्ट पीक के तौर पर कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए K2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट्स कौन थे। तो फर्स्ट इंडियन जो एस्ट्रोनॉट्स थे भारत की तरफ से वह थे राकेश शर्मा, जो कि अंतरिक्ष में 1984 के अंतर्गत गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सारे जो ऑप्शन दिए गए वो गलत दिए गए हैं। केंद्रीय हिंदी समिति जो होते हैं वो डायरेक्ट रूप से इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, और एक शीर्ष निकाय है जो कि संघ के राजभाषा के तौर पर काम करते हैं, और भारत के अंतर्गत जो हिंदी के भाषा के प्रचार और प्रगति में जो उपयोग के लिए जो दिशा निर्देश होते हैं वो इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ जो प्रत्येक मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन भी किया जाता है, जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दायित्व निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो पाठ्यक्रम टोटल है वह 3 पाठ्यक्रम है, प्रबोध, प्रवीण और प्राग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 की संख्या में टोटल सिलेबस पाठ्यक्रम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है। तो जो पहला पाठ्यक्रम है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वो है प्रबोध। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें अगर आपसे फाइनल पूछा जाता है तो फाइनल के तौर पर प्राग को लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है प्रत्येक हिंदी पाठ्यक्रम की अवधि क्या है इंटेंसिव ट्रेनिंग को छोड़कर, यानी गहन प्रशिक्षण को छोड़कर। जब भी अगर बात करें इंटेंसिव ट्रेनिंग को छोड़कर प्रत्येक हिंदी पाठ्यक्रम की अवधि की, तो यह 6 महीने में कंडक्ट होते हैं इसका, और इसकी जो एग्जामिनेशन होते हैं मई और नवंबर माह में प्रत्येक वर्ष कंडक्ट करवाए जाते हैं, और यानी वर्ष में 2 बार इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाती है, और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए जो अवधि होता है वो 6 मंथ का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर किस रूप में दिया जाना चाहिए। तो हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर की अगर बात करें तो हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं राजभाषा नियम कब पारित किया गया था। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज नियम के बारे में पूछा जा रहा है कि कब इसको पास किया गया था, यानी पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 17 जुलाई 1976 के अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 को पारित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1976। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है रंगभूमि उपन्यास के रचयिता कौन है। तो रंगभूमि जो नॉवेल्स होते हैं उनके जो राइटर है वह मुंशी प्रेमचंद है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा
तो ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश के कुछ क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी इसको 3 रीजन्स में बांटे गए हैं मेनली। इसमें पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो छत्तीसगढ़ स्टेट्स है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के आधार पर ए रीजन्स यानी क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हो। धन्यवाद।